अस्सलामुअलैकुम। इस एपिसोड के आगाज में बाहर विलियम एक सिपाही से कहता है कि बहुत जल्द इस जगह बोरू आने वाला है और जैसे ही मौका मिले लॉर्ड गाय से इंतजाम लिया जाए। उवाकली कबीले में सुल्तान बुजुर्ग के साथ पहुंचते हैं। अपने बेटे के कातिल को सामने देखकर रुस्तम गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है, मगर सुल्तान उसे रोक लेते हैं। फांसी घाट पर चढ़ाए जाने से पहले सुल्तान अल्लाह का वास्ता देकर बुजुर्ग से कहते हैं कि कुछ तो बोले, लेकिन वह जवाब देता है कि सुल्तान जो कुछ भी कर रहे हैं वह हक के लिए कर रहे हैं। इसके बाद उसके गले में फंदा डाल दिया जाता है। सुल्तान उसके साथ गुजरे लम्हात याद करते हुए फूट फूट कर रो पड़ते हैं और बुजुर्ग को फांसी दे दी जाती है। जंगल में इलियास घोड़ा गाड़ी पर सामान लाद कर जा रहा होता है कि रास्ते में उसकी जान पहचान का एक झिंगी सिपाही इब्राहिम उससे मिलता है। वह बिना किसी जांच पड़ताल के उसे जाने देता है, लेकिन इलियास और माइल्स सलीबी सिपाहियों की बेचैनी देखकर शक में पड़ जाते हैं कि इस सामान में सिर्फ कपड़े नहीं बल्कि कुछ और भी है। उधर लॉर्ड जुडास इलियास का इंतजार कर रहा होता है कि एक सिपाही आकर उसे खबर देता है कि सलाहुद्दीन उवाकली में कातिल के साथ पहुंच चुके हैं। जुडास कहता है कि इलियास के जरिए लाया गया बारूद इसी पुल के नीचे रखकर वह इसे सलाहुद्दीन का मकबरा बना देगा। रास्ते में जुडास के सिपाही इलियास को उतार देते हैं और उसे सोने की थैली थमाकर आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी जानिब बोरू को लॉर्ड गाय की तरफ से एक थैला मिलता है। जब वह उसमें सायरा की चादर देखता है तो कसम खाता है कि अगर सायरा को छूने वाले हाथों को काट न डाला तो वह अय्यूब का बेटा नहीं। काराकोश और गोग बोरू को बहुत समझाते हैं कि सुल्तान के हुक्म के मुताबिक उन्हें इस रास्ते से नहीं हटना चाहिए, लेकिन बोरू किसी की नहीं सुनता और अली भी उसके पीछे चल देता है। जब घोड़ा गाड़ी जुडास तक पहुंचती है तो वह सिपाहियों को सारा बारूद फैलाने का हुक्म देता है। इसी दौरान उवाकली कबीले का सरदार रुस्तम सुल्तान से कहता है कि अब से उसका कबीला और पुल दोनों उनके मातहत हैं। थोड़ी देर बाद सुल्तान के पूछने पर खलील बताता है कि तदफीन का काम मुकम्मल कर लिया गया है और वह बुजुर्ग के पास से मिली 2 गुठलियां और एक खत पेश करता है। खत में लिखा होता है कि कोरहान सलीबियों का साथी होने के साथ साथ दर्जनों मुसलमानों का कातिल था और उसे मारने का एक मकसद यह भी था कि सुल्तान के लिए पुल के जरिए इब्लीन का रास्ता हमवार किया जाए। दूसरी तरफ सिराय में बुजुकैसिस को खबर मिलती है कि बालिन और जातियों को फौजी दस्ते के साथ पास से गुजरते देखा गया है। वह सब उन्हें रोकने की योजना बनाने लगते हैं। उधर जंगल में जातियों बालिन से कहता है कि उसका मंसूबा नाकाम हो गया है। उसी वक्त मार्कोस खबर लाता है कि बोरू अपने रास्ते से खुद ही हट गया है। यह सुनते ही बालन सिपाहियों को तैयार रहने का हुक्म देता है। एक मंजर में सिपाही लॉर्ड जुडास को खबर देता है कि सुल्तान अपने सिपाहियों के साथ जल्द ही पुल से गुजरने वाले हैं। जुडास के सिपाही जलते हुए तीर लिए इंतजार करते हैं। जैसे ही सुल्तान वहां पहुंचते हैं, जुडास खुशी से हाथ के इशारे करता है, लेकिन तीर कमानों से निकलने से पहले ही सुल्तान के इशारे पर उसके सारे सिपाही मारे जाते हैं और झिंगी सिपाही जुडास के पीछे दौड़ पड़ते हैं। वहां इलियास पहुंचता है तो सुल्तान उसका शुक्रिया अदा करते हैं और वह लम्हा दिखाया जाता है जब इलियास और माइल्स ने जुडास के सिपाहियों को पुल के नीचे बारूद रखते देख लिया था और फौरन सुल्तान को खबर देने उवाकली कबीले पहुंच गए थे। इलियास के पास वही गुठलियां देखकर सुल्तान को बुजुर्ग की बात याद आ जाती है कि गुठलियों वाले शख्स का इंतजार करना। सुल्तान ऐलान करते हैं कि अब इब्लीन के मुहासरे का वक्त आ चुका है। उधर बोरू अली के साथ खत में लिखी जगह पर पहुंचता है, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं होता। अली उसे रोकता है कि आगे खतरा हो सकता है, मगर बोरू झोपड़ी के पास जाकर सायरा को पुकारते हुए ताला तोड़ने लगता है। सायरा उसकी आवाज सुनकर चिल्लाती है कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। ताला टूटते ही लॉर्ड गाय अपने साथियों के साथ उन्हें घेर लेता है। बोरू और अली मिलकर सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं। दूर खड़ा विलियम अपने सिपाही से कहता है कि लॉर्ड गाय पर हमला करने के लिए तैयार रहे। इसी दौरान अली और लॉर्ड गाय आमने सामने आ जाते हैं और लॉर्ड गाय अली को बुरी तरह जख्मी कर देता है। अली को गिरता देख बोरू गुस्से में लॉर्ड गाय पर हमला कर देता है। उसी वक्त सायरा रस्सियां खोलकर बाहर निकलती है और पीछे से एक तीर लॉर्ड गाय की कमर में जा लगता है, जिससे वह वहीं ढेर हो जाता है। विलियम अपना काम पूरा होते ही वहां से लौट जाता है। बोरू अली के पास पहुंचकर उसे झंझोड़ता है। अली आखिरी सांसों में कहता है कि उस पर अपना हक हलाल करे। बोरू उसे पानी पिलाते हुए कहता है कि वे कुद्स में साथ दाखिल होंगे, मगर अली तुराब को उसकी अमानत सौंपकर कलमा-ए शहादत पढ़ते हुए आंखें बंद कर लेता है। बोरू उसे गले लगाकर झारो कतार रोने लगता है। उधर गोग बोरू सुल्तान और बोरू की तरफ से कोई खबर न पाकर बोरू की तरफ बढ़ता है।
तभी चारों ओर से तीरों की बौछार शुरू हो जाती है और सिपाही गिरते चले जाते हैं। तभी बालन अपने सिपाहियों के साथ सामने आकर हमला कर देता है। बहादुर इत्सिस को खबर देता है कि दस्ते पर हमला हो चुका है और वह सब मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। कई झिंगी सिपाही शहीद हो जाते हैं। यह देख गोक बोरू सबको पीछे हटने का हुक्म देता है, लेकिन जाटलन इत्सिस का रास्ता रोक लेता है और जोरदार लड़ाई छिड़ जाती है। लड़ते लड़ते जाटलन और इत्सिस आमने सामने आ जाते हैं। जब जाटलन इत्सिस पर वार करता है तो इदरीस उसका वार जाया कर देता है, मगर मौका मिलते ही चेतलियों अपनी तलवार इदरीस के आर पार कर देता है। सब अपने भाई को पुकार उठते हैं। जाटलन इदरीस का गला काट देता है, लेकिन जमीन पर गिरते हुए भी वह कलमाए शहादत पढ़ रहा होता है। इत्सिस इदरीस की तरफ बढ़ने लगता है, मगर बहादुर और बोजुक उसे पकड़कर पीछे हटा लेते हैं। अगले मंजर में सुल्तान बोरू की मुकर्रर की हुई जगह पर पहुंचते हैं, जहां लाशों का अंबार लगा होता है। उसी वक्त बालन सामने आकर कहता है कि अगर उन्होंने अपनी जिद न छोड़ी तो एक एक करके अपने लोगों को मरते देखेंगे। जाटलन सुल्तान की तरफ एक थैली फेंकता है, जिसमें इदरीस का कटा हुआ सर देखकर सुल्तान गुस्से से बालन को घूरते रह जाते हैं। वो मंजर दिखाया जाता है जब इदरीस का कटा हुआ सर देखकर सलाहुद्दीन अल्लाह की कसम खा चुके होते हैं कि वह बालिन के लिए दुनिया तंग कर देंगे। इसके जवाब में बालिन कहता है कि कुद्स की ख्वाहिश की वजह से उन्हें लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है। सलाहुद्दीन सख्त लहजे में कहते हैं कि कुद्स हमेशा से मुसलमानों का रहा है और हमेशा रहेगा। इसके बाद वह जूडस को सामने लाकर कहते हैं कि अपने उस्ताद की जान के बदले अपने सिपाहियों को फौरन वापस बुला लें। जूडस काफी सोच विचार के बाद पसपा होने का फैसला करता है और कहता है कि वह जल्द ही जुडास को उनके कब्जे से निकाल लेगा और इबलिन में शिकस्त उनका इंतजार कर रही होगी। इस पर सलाहुद्दीन कहते हैं कि वह वापस अपने कगीले में जाकर अपनी मौत का इंतजार करे। उधर जंगल में एतसीजस आंसू बहाते हुए कह रहा होता है कि पहले उर्फा और अब इदरीस दोनों ने उसकी जान बचाते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। उसी लम्हे बाएं बोरा और गोक बोरो वहां पहुंचते हैं और इदरीस की शहादत की खबर उन्हें भी गमगीन कर देती है। इत्सी सुर्ख आंखों के साथ गोक बोरो से कहता है कि बोरो ने पूरी फौज को तकसीम करके इतनी कीमती जानें जाया कर दी। उसी वक्त बोरो सायरा और अली की मैयत के साथ वहां पहुंचता है। तुराब जैसे ही अली के चेहरे से कपड़ा हटाता है, झारो कतार रोने लगता है। गोक बोरो और काराकोश गुस्से में चिल्लाते हैं कि बोरो की जिद ने उन सबको हरा दिया। एतसीजस बोरो के साथ साथ सायरा पर भी बरस पड़ता है। इदरीस की शहादत का सुनते ही बोरो चौंक जाता है। उसी लम्हे सुल्तान वहां पहुंचते हैं और अली की मैयत पर हाथ रखते हुए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहते हैं और फिर उसके चेहरे को ढांप देते हैं। नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज में हमें दिखाया जाता है कि विलियम और सबेला एक प्लान बनाते हैं कि हमें जो है वो लॉर्ड गाय को रस्ते से हटाना होगा, क्योंकि लॉर्ड गाय कुदस के तख्त पर नजरें जमाए बैठा है। तो वहां पर सबेला विलियम से कहती है कि मैं अपने बाबा के जाने के बाद जो सबसे ज्यादा यकीन करती हूँ वो आप पर करती हूँ, और इसलिए मैं आपको अपनी दिल की बात बताने जा रही हूँ। मैं दरअसल लॉर्ड गाय को खत्म करना चाहती हूँ। इसके जवाब में विलियम कहता है कि मैं भी बिल्कुल तुम्हारा हम ख्याल हूँ, मैं भी लॉर्ड गाय को रस्ते से हटाना चाहता हूँ, क्योंकि वो कुछ के लिए एक खतरा बन चुका है। तो वो सबेला कहती है कि हम ये करेंगे कैसे। तो वहां पर विलियम्स कहता है कि हमें मौके का इंतजार करना होगा कि अगर मौका मिलेगा तो हम इसे रास्ते से हटा देंगे। नाज़रीन, इसके बाद फिर से हमें मंजर तब्दील करके दिखाया जाता है, जहां पर लॉर्ड जूडस अपना एक और प्लान बनाता है। लॉर्ड जूडस प्लान बनाता है कि वो दोनों ताजिर इलियास और उसके साथी को बुलाता है, उनको पेशकश करता है 500 सिक्कों के एवज के वो माल वाली गाड़ियां एबेलियन तक लाए, जो मुस्लिम रियासत है अरवाली जो मुस्लिम रियासत है उससे लाए। तो वहां पर इलियास और उसका साथी राजी हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जब माल ला रहे होते हैं तो वहां पर उन्हें रोक दिया जाता है अरवाली रियासत में प्रवेश करने से पहले ही। तो वहां पर उसकी जान पहचान वाला बंदा निकल आता है और वो उन्हें जाने देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि लॉर्ड जूडस वहां पर पुल पर ठहरा होता है और वो अपने साथियों से कह रहा होता है कि जो बारूद, यानी कि फिर से हमें इससे पहले एक सीन दिखाया जाता है जिसमें
جس میں الیاس اور اس کا ساتھی گاڑی لا رہے ہوتے ہیں کہ وہ جب یعنی کہ وہ ریاست میں جب پرویش کر لیتے ہیں تو ان کے جو سپاہی ہوتے ہیں لارڈ جوڈس کے، وہ انہیں ان کی کندھوں وہ ان کے گلے پر تلوار رکھتے ہیں اور ان کہتے ہیں کہ تمہارا ساتھ یہاں تک تھا۔ وہ انہیں الیاس کو ایک سونے کی تھیلی تھماتے ہیں اور وہاں پر چل دیتے ہیں، اور پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ منظر تبدیل کر کے دکھایا جاتا ہے جہاں پر سلطان صلاح الدین اروالی قبیلے میں پہنچ چکے ہوتے ہیں اور رستم سردار کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کا قاتل مل چکا ہے۔ پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہاں پر بزرگ بھی وہ انہیں بزرگ کو بھی لے آتے ہیں، تو وہاں پر جو دوسرا شخص ٹھہرا ہوتا ہے گواہ، وہ کہتا ہے کہ یہی شخص تھا جو اس دن خیمے میں داخل ہوا تھا اور قرحان سردار کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، قرحان سردار کو مار دیا تھا۔ تو پھر وہاں پر جو رستم سردار ہے اس سے غصہ آ جاتا ہے اور وہ آگے کی طرف بڑھتا ہے محترم بزرگ کی طرف، تو صلاح الدین اسے وہیں روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قریب نہ آؤ۔ تو وہاں پر صلاح الدین اس بزرگ سے کہتے ہیں کہ آپ خدا کا واسطہ دے کر اسے کہتے ہیں کہ آپ بتائیں آخر وجہ کیا ہے، آخر کس بنیاد پر آپ نے جو ہے قرحان کو قتل کیا ہے، آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ لیکن وہ وہاں پر بزرگ کوئی بھی جواب نہیں دیتے۔ اللہ کا واسطہ جب سلطان صلاح الدین اسے دیتے ہیں تو وہ بزرگ صرف یہی کہتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین جو بھی کچھ کر رہے ہیں وہ قدس کے لیے ہے اور ہم تو صرف ان کے راہ ہموار کرنے والے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اور وہ کہتے ہیں کہ آپ اصل بات بتائیں، تو وہاں بزرگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ان بزرگ کو تختہ دار پر لے جایا جا رہا ہوتا ہے اور پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ان بزرگ کے گلے میں رسی ڈال دی جاتی ہے۔ صلاح الدین یہ منظر دیکھ کر بڑے آبدیدہ ہو جاتے ہیں اور انہیں وہ منظر یاد آئے جاتے ہیں، یعنی کہ ان بزرگ کے احسانات صلاح الدین کو یاد آئے جاتے ہیں کہ وہ کس طرح جب موت جب ان کے دروازے پر ٹھہری تھی تو کس طرح سے اس محترم بزرگ نے ان کی مدد کی تھی اور ان کی جان بچائی تھی۔ صلاح الدین کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور اس بزرگ کو وہیں پر پھانسی دے دی جاتی ہے۔ پھر سے ہمیں منظر تبدیل کر کے لارڈ جوڈس دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ بارود کو پھیلا دو، آج یہ پل صلاح الدین کے لیے قبر ثابت ہوگی۔ میں صلاح الدین اس پل کے پتھروں سے صلاح الدین کا مقبرہ تعمیر کراؤں گا یہاں پر، آج صلاح الدین زندہ نہیں بچے گا۔ اسی کے ساتھ ہی پھر سے ہمیں منظر تبدیل کر کے دکھایا جاتا ہے جہاں پر لارڈ گائے سائرہ کے رستے میں آ جاتا ہے اور اسے روک لیتا ہے، سائرہ کو روک لیتا ہے اور سائرہ کا رستہ روک کر وہاں پر دونوں فریقین تلواریں نکال لیتے ہیں ایک دوسرے پر۔ سائرہ بھی اپنی تلوار نکال لیتی ہے اور دونوں کے درمیان ایک زبردست قسم کی جو جنگ ہے اس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ وہاں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سائرہ کے سپاہی ایک ایک کر کے مر رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سائرہ کو بھی قید کر دیا جاتا ہے۔ لارڈ گائے آگے کی طرف بڑھتا ہے اور سائرہ سے کہتا ہے کہ ہماری بات مانو اور پیغام بھیجو صلاح الدین کے بھائی کو، پیغام بھیجو اور اسے یہاں تک بلواؤ۔ لیکن سائرہ اس بات پر راضی نہیں ہو رہی ہوتی اور وہ اسے بلانے سے انکار کر دیتی ہے، بورو کو بلانے سے انکار کر دیتی ہے۔ تو لارڈ گائے اس کی جو چادر دوپٹہ ہوتا ہے وہ کھینچ لیتا ہے اور اپنے کمانڈر کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ عورت نکچڑی عورت یہی بلائے گی، ہماری بات نہیں مانے گی، اس سے بہتر ہے کہ یہ دوپٹہ لے کر جاؤ اور بورو کو دکھاؤ اور یہ خط بھی اس کے پاس لے جانا۔ تو وہ وہاں سپاہی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو وہاں پر سائرہ چیخ کر کہتی ہے کہ سز بو حساب ورجیز، تو پھر وہ کہتی ہے کہ تم اس کا حساب دو گے تم اس کا، وہ لارڈ گائے سے کہتی ہے۔ لارڈ گائے ہنستا ہے اور پھر سے ہمیں منظر تبدیل کر کے دکھایا جاتا ہے جہاں پر جو رستم سردار ہوتے ہیں وہ صلاح الدین سے کہتے ہیں کہ میں آپ کا بہت آبھاری ہوں اور آپ کا تہہ دل سے دھنیواد کرتا ہوں کہ آپ نے میرے بیٹے کے قاتل کو جو پہچاننے ڈھونڈنے میں آپ نے میری مدد کی، میں آپ کا بہت آبھاری ہوں۔ اب سے میری جو راشٹر ہے، اس کی جو پل ہے اور میرے راشٹر میں جو قبیلہ ہے، اس کی آپ مطلب کہ یہ آپ کے حوالے ہے۔ تو پھر سے وہ صلاح الدین کا شکریہ ادا کر کے چلا جاتا ہے۔ پھر ہم یہ دکھایا جاتا ہے کہ وہاں پر خلیل آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے بزرگ کو دفنا دی ہے، تدفین کر دی ہے۔ تو صلاح الدین کہتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ وہاں پر دو گٹھلیاں دکھاتا ہے
اور صلاح الدین ایوبی سلطان صلاح الدین کے سامنے پیش کرتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی 2 گٹلیاں لیتے ہیں تو ایک خط بھی پیش کرتا ہے۔ وہ خط بھی سلطان صلاح الدین جب کھول کے پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ قرآن سردار ایک غدار شخص تھا،